जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीटेट के लिए साइंस सब्जेक्ट। साइंस हमारा टोटली एनसीईआरटी का रहेगा। इसके बाद हम लगातार इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। आपको पता है सीटेट में जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका 60 नंबर का पोर्शन मैथ साइंस और मैथ साइंस की पेडागोजी से 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे साइंस की जो भी एनसीईआरटी है उसको पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा फिर हम मैथ साइंस का जो 60 मार्क्स का पेपर आता है उसकी प्रैक्टिस सेट, उसमें पेडागोजी भी इंक्लूड रहेगी इन सब्जेक्ट की। इसके प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं। पहले 4 चैप्टर आपके फर्स्ट पार्ट में रहेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि एनसीईआरटी वाली पीडीएफ आपको दे दी जाए तो थंबनेल पर मेरा नंबर है या 9808347403, यहाँ मेरा नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसी ग्रुप में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जितने भी होंगे ये सब भी आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है भोजन के घटक। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो देखिए इसमें दे रखा है हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? पोषक कहे जाते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। वसा फैट होता है ना, या वसा में कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा अतिरिक्त हमारे भोजन रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। रुक्षांश फाइबर होते हैं। रुक्षांश फाइबर, ये वर्ड दो थोड़े से टिपिकल हैं, इनको आप समझ लीजिए। रुक्षांश फाइबर हो गए, वसा आपकी फैट हो गई, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता। पहले फिर समझिए, हमारे शरीर को कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। इनको हम लोग पोषक कहते हैं। और पोषक हमारे भोजन से हमें मिल जाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, रुक्षांश और जल भी हमें चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन हो गई, फैट्स हो गई और आपके विटामिन हो गए, ये सभी हमें चाहिए अपनी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन जाता है कि एनर्जी देने वाला या ऊर्जा देने वाला फूड कौन सा है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है ना। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन या एनर्जी किससे मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ मिल जाता है? बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। ये फिगर मैंने इसीलिए लगाए हैं कि आप नाम से मान लो भूल सकते हैं, लेकिन फिगर अगर आप एक बार देखोगे तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। इन सभी चीजों से हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। किस किस से? मक्का से, आम से, तरबूज से, पपीते से, गन्ने से, आलू से, शकरकंदी से, गेहूं से, चावल, बाजरा, इन सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन फैट से बनता है, यानी वसा से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वसा कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा वसा जो होती है हमारी, देखिए कुछ चीजें मैं फिगर से आपको समझाऊंगा जिससे आप लोग समझने में आसानी रहे। वसा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार बताए मैंने वसा के? 2 प्रकार। एक याद रखिएगा वनस्पति वसा, वनस्पति से मिलती है, और एक जंतु वसा। तो 2 प्रकार की वसा होती है। फैट्स 2 प्रकार का होता है, एनिमल से हमें मिल जाता है, प्लांट से हमें मिल जाता है। तो देखिए जो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी का तेल, तिल, ये सभी क्या है? ये आप सभी की वनस्पति वसा है। कैसी है ये? वनस्पति से मिलने वाली हमें वसा है। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे जो हमें जंतुओं से मिलती है। जंतुओं से मिलने वाली वसा क्या है? आप देखिए फिश, मीट, घी, दूध, मक्खन, क्रीम। अब आप कहोगे ये घी, क्योंकि ये सभी कैसे मिलते हैं हमें? घी, दूध, मक्खन भी कहाँ से मिलता है हमें? जंतुओं से मिलता है। तो ये याद रखिए वसा
बस सिंपल क्वेश्चन यही आ जाता कभी कभी कि वसा कितने प्रकार की होती है, वसा 2 प्रकार की होती है। आगे है, देखिए प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। सेम ऐसे ही हमारी प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, बॉडी की वृद्धि के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हमारी बॉडी क्या चाहिए, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन कैसे भरपूर होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये। विटामिन हमें क्यों चाहिए, विटामिन का देखिए, विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्यों चाहिए, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ABCD आप जानते हो, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ देखिए, विटामिन A, B, C, D, E, के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी का जो समूह है इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। और देखिए प्रोटीन के कुछ स्रोत यहाँ पढ़ लीजिए, प्रोटीन देखो किस किस से हमें मिल जाती है। तो देखिए प्रोटीन हमें मटर, चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सब से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिल जाती है। ये हमें कैसे मिलती है, ये हमें मिलती है पादपों से। अब जंतुओं से प्रोटीन कैसे मिलती है, हमें पनीर से मिल जाती है, फिश से मिल जाती है, मीट से मिल जाती है, दूध से मिल जाती है और अंडे से मिल जाती है। तो प्रोटीन भी हमें दोनों चीजों से मिलती है, प्लांट से भी मिल जाती है, एनिमल से भी मिल जाती है। नेक्स्ट है कि अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की आवश्यकता हमें क्यों होती है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी देखिए एक चीज याद रखिएगा, विटामिन सी ये ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, ये दे रखा था मैंने यहाँ पर नोट किया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद, ये PDF पढ़ने के बाद आपको NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर NCERT का संपूर्ण निचोड़ आप लोगों के लिए डाला गया है, जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ यहाँ इंक्लूड किया गया है। NCERT का कोई भी क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो आपकी सीटेट के लिए नहीं, बल्कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। कैसे बनाता है, विटामिन डी हमें कैसे मिलती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमें विटामिन डी मिल जाती है। अब देखिए यहाँ विटामिन ए के कुछ स्रोत दे रखे हैं कि विटामिन ए हमें कैसे मिलता है, आम से, दूध से, मछली के तेल से, पपीते से, गाजर से, इस सब से हमें क्या मिल जाता है, विटामिन ए। इतने नाम याद रखिएगा विटामिन ए में, आप जब PDF लोगे वहां आपको अच्छे से यहाँ पर दिख जाएगा। विटामिन बी, गेहूं, चावल, इनसे विटामिन बी मिल जाती है। विटामिन सी मैंने आपको बताया था कि खट्टे फल जो होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। देखिए आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन डी देख लीजिए थोड़ा सा, दूध, मक्खन, फिश, अंडे, इन सभी में विटामिन डी भी पाया जाता है। एक कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा विटामिन हो सकते हैं, एक से ज्यादा विटामिन जिनमें होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए थोड़े से हम लोग देख लेते हैं आयरन। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आयरन देखिए कैसे मिल जाता है हमें, देखिए एप्पल दे रखा है, यहाँ पर पालक दे रखा है, कैल्शियम, दूध, अंडे दे रखे हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत पालक है, फिश है, अदरक है। फास्फोरस, फास्फोरस देखिए यहाँ पर दूध है, केला है ना, इन सभी से हमें फास्फोरस मिल जाता है। फिगर एक बार देख लीजिएगा आपके आ जाएगा समझ में। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जिस तरीके से मैं बताऊं सेम उसी फॉर्मेट में पढ़िएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया तो सीरियल से पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक चीज इसकी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। मंड के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग, और प्रोटीन के लिए भी पढ़ेंगे, वसा के लिए भी पढ़ेंगे, सबके लिए हम लोग
पढ़ लेंगे। तो देखिए प्रोटीन के लिए पढ़ लेते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जो भी आप किसी खाद्य पदार्थ में चेक करना चाह रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं, वो आप थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। किसी प्रोडक्ट को आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, पहले अगर वो ठोस है तो आप उसका चूर्ण बना लीजिए, उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसको चूर्ण बनाकर एक परखने नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। यहां तक आप लोग इसको दोबारा से सुनिए। अगर आप प्रोटीन चेक करना चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो उस प्रोडक्ट का आप लोग क्या करेंगे, पहले अगर वो ठोस है तो पीस कर आप उसका चूरन टाइप तैयार कर लेंगे, उसको परख नदी में डाल देंगे। उसके बाद उसमें 10 बूंद जल डालकर अच्छे से आप हिला लेंगे। इसके बाद 2 बूंद किसकी डालनी है, आपको याद रखिएगा, ये फिक्स चीज याद रखनी है। यहाँ तक तो चल जाएगा लेकिन ये फिक्स याद रखना है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है आपको, तथा 10 बूंद किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की डाल देनी है। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपको ये सब कुछ चारों चीजें अच्छी तरह से हिलाकर कुछ समय के लिए रख देनी है। इसके बाद परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या इसके बाद चलो आगे बता देता हूँ, आगे है इसके बाद, है ना। इसके बाद क्या करना है, बैगनी रंग हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर उसका कलर बैगनी हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन होगा। अगर उसका कलर बैगनी हो गया तो उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। फिर समझ लीजिए प्रोटीन परीक्षण कैसे किया जाता है। किसी भी चीज में आप प्रोटीन चेक करना चाह रहे हैं या नहीं, तो आप थोड़ी सी मात्रा उसे लीजिए, ठोस है तो वो आप उसे पीस लीजिए या मसल लीजिए या कुछ भी चूर्ण बनाकर उसको परखनी में डालिए। 10 बूंद उसमें आप जल डालिए। 2 बूंद आप लोगों को डालनी है कॉपर सल्फेट की। इसके बाद आपको 10 बूंद डालनी है उसमें कास्टिक सोडे की। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ टाइम के रख दीजिए। अगर कलर उसका बैगनी हो गया तो प्रोटीन होगा। ये पूछा जाता है कि प्रोटीन किस कलर से दिखाई देगा, किस कलर का वो दिखाई देगा, तो याद रखिए बैगनी कलर। अब मंड यानी स्टार्च का कैसे करेंगे, तो देखिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ है कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। कितनी बूंद, 2 या 3 बूंद। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को, क्या यह नीला या काला हो गया, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर बैगनी होता है, बैगनी कलर हुआ तो आपका है उसमें प्रोटीन, और नीला या काला होने पर क्या मिलेगा आपको, नीला या काला उसमें है तो क्या पाएगा, उसमें मंड पाएगा, स्टार्च उसमें होगा, याद रखिएगा मंड होगा। नेक्स्ट सेम आप इसका फैट्स का, वसा का मैंने लिखा नहीं है। वसा में ये है, जैसे आप बादाम में एक तरीके से चेक करना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसे पीसिए, उसको एक पेपर में लपेट के रखिए, पेपर में ले लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए एक बार उसको अच्छी तरीके से पीस लिया, या मान लो घी ले लिया आपने, घी एक पेपर पे अच्छी तरीके से लगा लीजिए, थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसको कुछ टाइम आप धूप में सुखा दीजिए। अगर उसका दाग हट गया तो उसमें वसा नहीं है, फैट नहीं है। अगर उस पर चिकना चिकना मतलब थोड़ा बहुत साइन बन गया तो उसमें क्या है, फैट्स पाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये 3 चीजें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए, तनु आयोडीन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट 10 मिलीग्राम जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने पर बन जाता है। ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि आप 10 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर जल में क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको डालना है। इसके बाद 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, जल में भोजन की उपस्थिति पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में या लिक्विड के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हमें जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें है कि देखिए
हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। और इसके मैं खनिज लवणों के पिक अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे ऊपर हम लोग देख के आए थे, वो सभी खनिज लवण ही थे। हमें सबको चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए थोड़ी मात्रा में, हमें विटामिन भी चाहिए, फाइबर भी हमें चाहिए, फैट भी हमें चाहिए। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये सभी खनिज लवण के अंदर आ जाएंगे। चावल में देखिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी सी और पोषकों से ज्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कौन सा है। वहां आप चावल याद रखिएगा। वहां क्या याद रखना है आपको? चावल याद रखना है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश यानी कि फाइबर, फाइबर से याद रखिएगा, फाइबर है ना, फाइबर्स की आवश्यकता होती है। रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जैसे कि इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? साबुत खाद्यान्न, साबुत कोई भी चीज खा लीजिए आप, है ना, जैसे हम मौसमी खाई या अमरूद खाया, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सभी क्या है? फाइबर हमें इनसे मिल जाते हैं। जूस पीने के बजाय आप उस फ्रूट को खाते हो तो उससे हमें फाइबर मिल जाता है। जैसे मौसमी के जूस की बजाय हम मौसमी खाएंगे तो उससे हमें फाइबर भी मिल जाएगा। अनार का जूस पीने के बजाय अनार भी खाएंगे, वहां भी हमें मिल जाएगा। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश जो फाइबर होता है कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन किस लिए जरूरी है वो मैं आगे बताता हूं आपको। फिर भी यह हमारी भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए, ये हमें कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, ना ही हमें ये एनर्जी देते, नहीं हमें हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं, नहीं ही हमें ये वृद्धि करते हैं शरीर की। ये किस लिए जरूरी है? ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसलिए बॉडी को हमारी की फाइबर हमें लेनी चाहिए। अभावाजन्य रोग क्या होते हैं? ये शॉर्ट में समझ लिए, किसी भी भोजन की कमी से या किसी भी चीज को न लेने की वजह से कोई भी हमें बीमारी हो जाती है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट्स में कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो वही है, किसी भी चीज की कमी की वजह से हमारे बॉडी में कोई भी रोग हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? जैसे कि कहा जाता है पकाने पर विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है ना, कुछ चीजें धुलने पर नष्ट हो जाती हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। छिलका उतारकर और धोकर क्या हो जाता है? कुछ विटामिन उनके नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ लवण अलग हो सकते हैं। यानी कि धोने से और पकाने से कुछ विटामिन क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये नहीं पढ़ा हमने अभी। हम सभी जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने के कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। पकाने पर टेस्ट तो बढ़ता ही है और पचने में भी वो इजीली पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ पोषक तत्वों की हानि होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो सकती है। पकाने पर विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ये अभी मैं आपको बता कर आया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पकाने पर इनमें से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो विटामिन सी का याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो क्या होगा? उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना। मैंने बताया था ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। एनर्जी के लिए क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। बीमारी से लड़ने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए। चेहरे पर सूजन,
बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस आदि हो सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। मैंने बताया था विटामिन क्या करती हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। अब यहाँ पर कुछ विटामिन दी हुई हैं कि जिनकी कमी से कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं। यहाँ पर अब कुछ विटामिन दी हुई हैं, उन विटामिन को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी विटामिन हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है विटामिन, इसमें 3 चीज दी गई है। विटामिन, उसकी वजह से रोग और लक्षण क्या होते हैं, उसके लक्षण, क्योंकि लक्षण भी आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि इस रोग की वजह से कौन सा हो रहा है। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है, लेंथी चैप्टर है, बाकी ये दूसरा चैप्टर तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का है। तो देखिए सबसे पहले विटामिन ए देख लेते हैं। इससे जो कमी होती है वो क्षीणता या दृष्टिहीनता जिसे बोलते हैं। और लक्षण क्या होंगे, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सब किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से। विटामिन बी1 की वजह से वेरी वेरी रोग हो जाता है। वेरी वेरी रोग में क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। स्कर्वी की वजह से क्या होता है, हमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, इसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। लक्षण इसके हैं कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गोइटर हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों की मानसिक विकलांगता। और नेक्स्ट हमारा लोह आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता, खून की कमी हो जाती है और कमजोरी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज इसके बाद है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 होता है यहाँ पर कंप्लीट। ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन के तौर पर डाला है, इसकी समरी थी, इसकी समरी से हमारा यहाँ पर रिवीजन एक बार हो जाएगा। इससे भी हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है, ये वाला लोगो है इसका, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय के मुख्य भोजक जैसे चावल, गेहूं तथा तूल भोजन पर विटामिन खनिज लवणों को मिलाकर पोषक तत्व उत्तम बनाना। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ये थोड़े से अभी हम जो पढ़ कर आए हैं उसकी समरी है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बाकी के चैप्टर्स में और ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। इस पीडीएफ को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहां आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपका टाइम बचाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी था वो सब कुछ आपको यहाँ मिल गया। देखिए हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश जो बताया था, तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट किस लिए जरूरी, देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी का याद रखिएगा कि प्रोटीन वृद्धि के लिए, कार्बोहाइड्रेट आप एनर्जी के लिए, विटामिन रोगों से लड़ने के लिए। विटामिन तथा खनिज लवण आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुच्छेद के लिए होती है। विटामिन किस लिए, शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में बता चुका हूं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार क्या है, जैसे हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, विटामिन भी हमें मिल रहा है, हमें खनिज लवण ये तो हो गया, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी उससे मिल रहा है, जल भी ले रहे हैं, फाइबर्स भी ले रहे हैं। ये सब आहार ही संतुलित आहार हो गया। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अधिक पोषक तत्व की न्यूनता विशिष्ट रोग तथा उत्पन्न हो सकते हैं। यानी किसी, मैं बता चुका हूं, किसी भी चीज को अगर हम कम मात्रा में लेते हैं तो लंबे समय तक उसकी कमी रहे तो बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर 1 होता है हमारा कंप्लीट। ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं आएगी आप। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नॉट ओनली सीटेट बल्कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, अभी हम लोग पढ़कर आए थे, तो क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है,
रिकेट्स हो जाता है। डैश की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। तो हम लोग पढ़कर आए थे विटामिन बी1 की कमी से। किससे? बी1 विटामिन की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन लगा लीजिएगा आगे, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की वजह से क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, हमारे भोजन में डैश के अभाव से कौन सा रोग होता है? याद रखिए, यहाँ रतौंधी रोग पूछा गया है। रतौंधी रोग किस विटामिन की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? तो याद रखिए विटामिन ए, याद रखिएगा विटामिन ए। किसकी कमी से? विटामिन ए की वजह से क्या होता है? रतौंधी। फिर देखिए, रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन बी1 की वजह से बेरीवरी नामक रोग होता है। सी से स्कर्वी, और विटामिन ए की वजह से हमें रतौंधी हो जाता है। ये था चैप्टर 1। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया, चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंथी रहा, लेकिन चैप्टर 2 में कुछ नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हम लोग मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी के चैप्टर्स में इतना टाइम अब नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए आधा आपका हो गया। तो देखिए, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पीडीएफ चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैटर दिया जाएगा, और ये मैटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी बुक पढ़ने के बजाय, फालतू की चीजें 50 चीजें पढ़ने के बजाय, इस एक चीज को 3 से 4 बार पढ़िए, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। और सीटेट ही नहीं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी। एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी हमारा स्टार्ट कल से हो जाएगा। एसएसटी की प्रैक्टिस सेट अलग चलेगा। फर्स्ट टू फिफ्थ ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और मैथ्स के अलग चलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट साइंस और मैथ्स के अलग चलेंगे हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। छोटा सा चैप्टर है, 2 मिनट में चैप्टर को खत्म करते हैं, कुछ भी इसमें खास नहीं था। तो देखिए, यहाँ चैप्टर 2 दे रखा है, इसमें थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हमारे चारों ओर, यह विजिबिलिटी है, ठीक है, हमारे चारों ओर अनेक वस्तुओं अनेक प्रकार से पदार्थों से बनी हुई हैं। यानी कुछ चीजें आप जानते हो, जैसे शूज चमड़े से बना है, कुर्सी लकड़ी से बना दी है ना, बुक पेपर से बना दिया, तो अनेक चीजें अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, तथा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। ये कह रहा है किसी भी चीज को, हो सकता है कोई चीज एक ही पदार्थ से बनती हो, और कोई एक चीज बहुत से पदार्थों से बन सकती है। जैसे चेयर, प्लास्टिक का भी यूज करते हैं हम लोग, लकड़ी का भी यूज चेयर के लिए कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन्य नहीं होते। करेक्ट भी आप लोग जानते हैं, जैसे गोल्ड साइन करता है, चांदी चमकती है ना, सिल्वर साइन करता है। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, तो कुछ कोमल लगते हैं। सब नॉर्मल चीज आप जानते हो, कुछ है नहीं। एग्जाम में मुझे लगता है यहाँ से कुछ पूछा भी जाएगा। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। ये पढ़ लीजिए आप लोग। विलेय क्या होता है? देखिए, जो पदार्थ जल में घुल सकते हैं उन्हें विलेय बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए शुगर, मान लीजिए आप, चीनी एंड नमक, ये विलेय पदार्थ हैं। विलेय क्या हो गए? जो जल में घुल सकते हैं, ये विलेय पदार्थ बोले जाते हैं। अब विलेय पदार्थ जो होते हैं वे जल में घुल नहीं सकते, जैसे कि रेत दस्ट हो गया आपका, ये अविलेय पदार्थ है, क्योंकि जल में ये घुल नहीं सकता। बस इस एक में अब तक ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी का इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, कुछ जैसे लकड़ी धातु अपारदर्शी। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। देखिए, पारदर्शी क्या होता है? जिस मुंह के आर पार हमें दिख जाता है। अपारदर्शी जिसमें मुंह के दिखता नहीं है। पदार्थों के उनके गुणों में समानता तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। कोई इंपोर्टेंट नहीं था, ये एक लाइन याद रखिएगा। पारदर्शी अपारदर्शी 2 लाइन इंपोर्टेंट है। इसके अलावा
यहाँ कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, उनको मैच कर देते हैं, ये इसकी एक्सरसाइज में शामिल था। ये चैप्टर 2 में बस इतना ही था, इसकी एक्सरसाइज में ये शामिल है। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए, पुस्तक, पुस्तक बनती है कागज से। गिलास, गिलास बनता है कांच का। कुर्सी बनती है प्लास्टिक से। खिलौना, अच्छा कुर्सी के देखिए, कुर्सी को यहाँ ये लकड़ी से मैच करेगा। कुर्सी लकड़ी से बनेगी, खिलौना प्लास्टिक से बनेगा, जूते चमड़े से बनेंगे। ये इसकी मैचिंग थी चैप्टर, यानी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। चैप्टर 2 होता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, पदार्थों का पृथक्करण। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के आपके सीटेट में बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाए। तो चलिए पदार्थों का पृथक्करण यहाँ देख लेते हैं। चाय को, चाय की जो, जब हम चाय बनाते हैं तो पत्तियों को चालनी या छलनी से पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। दही का मंथन, दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। और रेशों के बीजों से पृथक करने के लिए कपास को ओटते हैं। कपास को क्या किया जाता है? ओटा जाता है। दही का मंथन किया जाता है और चाय पत्ती को अलग करने के लिए छाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, अनाज को पृथक करने के लिए प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि जब आप अनाज को अलग करते हो, यानी कि मान लीजिए गेहूं है, उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो उसकी डंडियों में लगा रहता है गेहूं, अंदर जो गेहूं रहता है उसमें, उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। फिर सुनिए, जैसे कि डस्ट आपने मिला दी तो धीरे धीरे क्या करेगी? नीचे बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को अवसाधन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन किसको कहा जाता है? फिल्टर, फिल्ट्रेशन को भी कहा जाता है। फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन कहलाता है। कंफ्यूज इसमें मत होना आप लोग, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट दे रखा था, ये डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम आजकल होने लगा है वहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में या मैचिंग के रूप में 4-5 स्टेटमेंट उस क्वेश्चन के बारे में दे दिए जाते हैं। ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, ए बी सी डी सही है, डी ई सही है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें जो डिटेल में मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में नोट किया गया है। तो देखिए, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जहां जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए बारिश के समय एक गड्ढा भर गया या फिर एक गड्ढे में पानी है, वो धीरे धीरे आपने देखा सूख जाता है कि वो पानी, धूप निकलने में पानी वाष्पित हो जाता है। अब देखिए, ये नमक कहाँ से मिलता है? नमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और वहां जो बच जाता है, जो बचता है वो क्या है? साधारण नमक है। इतना डिटेल मत पढ़िए, उर्दू में आपको समझा चुका हूं, बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, देखिए चैप्टर हमारा 3B यहाँ हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें बस पढ़ लेते हैं, चैप्टर 3B कंप्लीट। चैप्टर 1 हमारा थोड़ा सा लेंथी था इसलिए टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा चैप्टर 4 में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा डाली गई हैं। देखिए, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अविषादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रण को अवयवों से पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अभी मैं बताया था, थ्रेसिंग, निस्यंदन, है ना, पृथक्करण, सभी क्या है आपका? छलनी के द्वारा पत्ती को अलग किया गया था, ये सभी क्या था? ये पृथक करने की कुछ विधियां। अनाज से भूसा और पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है किससे? हाथों के द्वारा किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए, निष्पावन ये क्या है? निष्पावन, जैसे कि निष्पावन में क्या है, मैं पिक लगाना इसकी भूल गया वरना पिक लगा देता। जैसे आपने देखा होगा गाँव में अक्सर आपने देखा होगा, उसमें भूसा भी हो और अनाज भी हो, तो ऐसे तसला टाइप लेके हवा की साइड खड़े हो जाते हैं, ऐसे उसको करते चलते हैं तो क्या होता है? जो भूसा भरा होता है वो हवा से थोड़ा दूर चला जाता है और अनाज वहीं गिर जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो मेरी समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पिक लगा दूंगा, पीडीएफ में आपको पिक लगाकर मिल जाएगी, आप लोग उससे इजीली समझ पाओगे। किसी मिश्रण के कणों की
आमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत तथा जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में नल कभी कभी रेती देने लग जाते हैं, समर हम चलाते हैं, या आप सभी के यहाँ टंकियां हैं, आपने देखा होगा पानी की टंकी में आपने देखा होगा, आप उसको जब सफाई करने जाते हो उसकी तली में रेत जमा रहता है। ये यही प्रकरण है, रेत के जो कण है वो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तली में, तभी वहां पर रेती आपको इकट्ठी मिलती है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ, अविलेय मतलब मैंने आपको बताया था जो जल में घुल नहीं सकते वो क्या होते हैं, अविलेय पदार्थ होते हैं। वो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन याद रखिएगा, के उपयोग के पृथक किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन में इसका मतलब बता के आया था, फिल्टर करना, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन को विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में भी किया जा सकता है, जैसे हमने नमक को के लिए किया था, नमक के लिए किया था। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, संतृप्त क्या होता है। जब विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। मान ले एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक गिलास पानी लिया और एक इसमें एक चम्मच, एक स्पून आपने उसमें नमक ऐड कर दिया, तो ये उसमें इजीली ऐड हो गया। लेकिन हर बार आप एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच उसमें ऐड करते जाओगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नमक उसमें घुलना बंद कर देगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, फिर समझिए, जिस विलयन कोई पदार्थ अधिक न घुल सके तो ये क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मैं समझता हूं आप लोग यहां से समझ चुके होंगे, संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, ये आप समझ चुके होंगे, किसी पदार्थ को विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोले जा सकते हैं और जल विद्युत पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोल सकता है। अब इसके ये आ जाते हैं फिलअप्स, चैप्टर आप अच्छे से पढ़कर आए हैं तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है। धान के दानों से डांडियों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है थ्रेसिंग। क्या बताया था मैंने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पृथक्करण की यह क्रिया क्या कहलाती है, तो निष्पंदन कहलाती है। क्या कहलाती है, निष्पंदन ये कहलाती है, निष्पंदन या छानना कह लीजिए आप, कहलाती है। थर्ड, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र को हमने कैसे, मैंने कैसे बताया था, उसमें नमक कैसे मिलता है समुद्र से, उथले गड्ढों में पानी भरा रहता है, सूर्य के प्रकाश के कारण धूप की वजह से पानी क्या हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, वहां नमक बच जाता है। तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा इसमें, वाष्पीकरण क्या आएगा, वाष्पीकरण यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट है हमारा इसमें कि जब पंकिल जल को पूरी तरह एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मैंने बताया था, निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निथारना कहते हैं, निथारना। और कभी कभी क्या कहा जाता है, निस्तारण भी ये कहा जाता है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। दोनों एक ही वर्ड है, एक ही इनका मतलब है। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 पर आने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट प्लस एनसीईआरटी के सभी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 7 जुलाई तक आप इस ग्रुप में बने रहेंगे, इसके बाद आप इस ग्रुप से फिर नहीं निकाले जाएंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर या जो भी आपका एग्जाम आएगा उस एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। जितनी हेल्प हो सकेगी इस ग्रुप में आपकी लगातार हर एक एग्जाम के लिए की जाएगी। और ये तो आप जानते ही हो, हर एक एग्जाम के लिए आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहती ही है। नेक्स्ट है आपका, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे
शाक कहलाते हैं। पिक के माध्यम से मैं यहाँ आपको अभी तीनों में अंतर बता दूंगा कि शाक किसको कहते हैं, झाड़ी किसको कहते हैं और वृक्ष किसको कहते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसकी पिक से आप लोग इजीली समझ जाओगे। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा धनिया, एक तरीके से कह लीजिए धनिया हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप पुदीना देख लीजिए, ये सभी क्या है, शाक है। ये सभी किसके अंदर आ जाएंगी, शाक के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती हैं तथा तना कैसा होता है, कठोर होता है। इसका तना कैसा होता है, कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, झाड़ी है, ये क्या है, आपका शाख है। और फिर देख लेते हैं हम इसमें लास्ट में क्या देख लेते हैं। लास्ट में देखिए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष तो आप अच्छे से समझते हैं। पिक देख लीजिएगा, पिक देखकर आप तीनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि शाक क्या है, झाड़ी क्या है और आपका वृक्ष क्या है। अगला है देखिए, कमजोर तने वाले पौधे जो होते हैं ये सीधे खड़े नहीं होते। कमजोर तने वाले पौधे क्या होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। पिक शायद मैंने लगाई है, यस पिक लगी हुई है। जैसे यह समझ लीजिए, ये तरबूज और खरबूज जो लगते हैं हमारे जमीन में फैली हुई रहती हैं, ये विसर्पी लता कहलाती हैं। क्या, विसर्पी लता। क्या कहा जाता है इन्हें, विसर्पी लता ये कहलाती है। जैसे तरबूज और खरबूज एक तरीके से आपके हो गई, ककड़ी हो गई। नेक्स्ट है आपका खीरा हो गया। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं, जो कुछ सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, गौरव में आपने देखा होगा। ये आरोही लता कहलाते हैं। कैसे, आरोही लता। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, हर घर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पत्ती का बहुभाग। देखिए पत्ती भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाई। सोचिए कितनी मेहनत के साथ ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए कि एक एक चीज लिखना, उसी चीज की पिक आप लोगों के लिए ऐड करना। तो अगर आपको अब भी वीडियो पसंद नहीं आई तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। थोड़ी सी मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बट इसकी कंडीशन, ग्रुप में ऐड होंगे तभी ये पीडीएफ आपको मिलेगी। तो देखिए पत्ती का वह भाग, पत्ती का वह भाग, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जिससे मैं आपको दिखा पाऊं, जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्णवृंत कहलाती है। देखिए यहाँ जुड़ी हुई है, ये क्या है आपका पर्णवृंत है, ठीक है ना। तने से यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये आपका तना आ रहा है, यहाँ ये इससे जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाता है आपका पर्णवृंत कहलाता है। इसके बाद पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। अगर आप ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए पत्ती में क्या होता है, सिराएं बनी होती हैं। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पत्ती की रेखित, कलर चेंज करते हैं, पत्ती की इन रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। ये क्या है सभी, ये जो रेखित रेखा बनी हुई है ये सभी क्या है, इसमें सिरा बनी हुई है। क्या है, सिरा कहते हैं इन सभी को। आप पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देगी, इसे मध्य शिरा कहते हैं। ये जो जा रही है ये क्या कहलाती है, आपकी मध्य शिरा कहलाती है। सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। सिराओं ने जो डिजाइन बनाया हुआ है, ये जो डिजाइन बना हुआ है इसमें, ये सिरा विन्यास है। ये क्या है, सिरा विन्यास है। तीनों चीज मैं समझता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास है। जाल का रूपी कहलाती है। सिरा विन्यास कैसा कहलाएगा, जाल का रूपी ये कहलाएगा। फिगर इसमें आप लोग देख सकते हैं।
आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे से समांतर होती हैं, ऐसी सिराविन्यास को समांतर सिराविन्यास कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, समांतर सिराविन्यास ये है। नेक्स्ट है आपका, जल की बूंदें क्या करती हैं, जल की बूंदें जो होती हैं ये क्या करती हैं, जल की बूंदें जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं, वाष्पोर्जन इसको कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका, पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अतः भोजन के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। इतना याद रखिएगा, पत्तियां अपना भोजन प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में बनाती हैं। इस प्रक्रम में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये करती हैं और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ये हमें इतना बस याद रखिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, खिले हुए पुष्प जो होते हैं, फूल आपने खिले हुए देखे होंगे, तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियां हैं। जैसे ये फूल खिल चुका है, ये सभी क्या है, इसकी पंखुड़ियां हैं। ये सभी क्या है, इसकी पंखुड़ियां हैं। और सभी या अलग अलग पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। कुछ की आपने येलो देखी होंगी, कुछ की रेड होती हैं। आपने गुलाब देखा होगा, कई कलर के गुलाब पाए जाते हैं। आपको व्हाइट रोज होता है, रेड होता है, पिंक होता है ना। तो जितने अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो होते हैं उनकी अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये जो पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रही है, ये पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां है, ये भी पंखुड़ियां है। लेकिन ये जो है इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, बाह्य दल बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा हो जिसमें से कली निकलती है, ये क्या है, बाह्य दल बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, पुष्प भाग जो परागकण का उत्पादन करता है वह पराग कोश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको फिगर से अभी समझा दूंगा कि पराग कोश क्या है, स्त्रीकेसर क्या है, पुंकेश्वर क्या है। सब कुछ मैंने पिक के माध्यम से यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। तो बट थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि परागकोश क्या है। तो पुष्प का जो भाग परागकण का उत्पादन करता है वह पराग कोश है। और ये क्या है, ये द्विपालक संरचना है जिसमें परागकणों के उत्पादन के लिए माइक्रोस्पोरेंगिया या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ये पुंकेश्वर का ही नाम है, पंकेश्वर का ही ये नाम है। नामक नर बीजाणु होते हैं, नामक नर बीजाणु इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इसकी पिक देख लेते हैं। ये पुष्प के भाग हैं। ये क्या है, इसका पराग कोश है, ऊपर वाला आप देखा होगा, ये पराग कोश हो गया, ये स्त्री केसर हो गया, यहाँ ये जॉइंट जो है। और ये क्या है आपका, पुंकेश्वर है। ये क्या है आपका, पुंकेश्वर है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। पुंकेश्वर क्या होता है, ये आपको, ये नर जनन अंग होता है। क्या है, ये नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। ये आपका यहाँ जो दे रखा है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में जो स्थित भाग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये स्त्री केसर, ये पुंकेश्वर, ये परागपुष्प, तीनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं पुंकेश्वर के भाग, इसमें देख लेते हैं। तो पुंकेश्वर के भाग ये देख लीजिए, ये पराग कोश अभी हम देख कर आए थे इसको, और ये तंतु है। ये क्या है, इसका तंतु है। वहीं इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि स्त्री केसर के भाग कौन से हैं इनमें से, या कौन सा नहीं है। तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और अंडाशय को जब हम काट के आप देखेंगे, ब्लड से जब उसे काटेंगे तो उसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। ये जो गोल संरचना छोटी छोटी
संरचना है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, अंडाशय बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। यानी अंडाशय जो होता है उसमें छोटी छोटी, इसको काटने पर पता चलेगा आपको, छोटी छोटी गोल संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, समरी के रूप में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। तने पर क्या क्या होता है, तने पर पत्तियां होती हैं, पुष्प होता है तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। क्या क्या होते हैं, मैंने बता के आया था, पत्ती पढ़ाई थी आपको, वहां मैंने बताया था पर्णवृंत होते हैं और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, यह आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पत्तियां वाष्पोर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। वायु में क्या करती हैं, निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। जड़ों का क्या काम है, देखिए, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ये यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये हम लोग पढ़कर लिया है, ये यहाँ पर मेंशन था, इसलिए दो दो बार मैंने नोट करना है इसको, इंपॉर्टेंट नहीं समझा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं जड़ें, मिट्टी तथा जल से क्या करती हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, पौधों को सहारा देती हैं एक तरीके से, ये समझ लिए। जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। मूसला जड़ देख लीजिए, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सभी मूसला जड़ हो गई। रेशेदार जड़ आप समझ लीजिए, जैसे कि गेहूं का प्लांट होगा, आपने देखा हो, उसे उखाड़ के देखिएगा, उसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होगी, इधर उधर सभी जड़ें फैली हुई होंगी। तो जालिका रूपी श्रृंखला विन्यास युक्त पदियों वाले पौधे जड़ें मूसला जड़ होती हैं। फिर समझ लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिक्टो लाइन छप जाती है कभी कभी। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं, ये मूसला जड़ होती हैं। कैसी जड़ें, मूसला जड़ होती हैं। जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। कैसी होती हैं ये, रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल पत्तियों से भोजन पौधे के रूप में अन्य भाग तक पहुंचाता। कौन, जड़ों से। कौन, तना पहुंचाता। कौन पहुंचाता है, तना पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल हम पढ़ चुके हैं, पंखुड़ी पढ़ चुके हैं, पुंकेसर पढ़ चुके हैं, स्त्री केसर पढ़ चुके हैं, ये सभी क्या हैं, पुष्प के भाग हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए तैयार किया गया है ये, मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और ग्रुप में ही पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी। तो ये थे हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस के पहले 4 चैप्टर। इसके बाद 4 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एक में कवर करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको लेनी जॉब तो पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार।